आज दो कौड़ी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपसे शुरू में ही वार्ता हुई थी, चूंकि ये चैनल सेवारत अध्यापकों हेतु है, विशेषकर जब इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। चूंकि हमारे बेसिक के टीचर अपने बेसिक की किताबों को किस तरह उपयोग करें और जिसकी सहायता से वो टेट एग्जाम को आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं। इसी क्रम में आपको विशेषकर अपने विभाग के बारे में समांतर सबको जानकारी होगी कि हमारे यहाँ क्लास 1 और क्लास 2 में 7 किताबें हैं। मृदंग इंग्लिश की, आनंदमय गणित की और सारंगी हिंदी की, और इन तीनों की कार्यपुस्तिका और एक किसलय कला की, ये 7 किताबें हैं। 3rd, 4th, 5th में हम जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ के 9th हो जाती है। 6th, 7th, 8th में 13 किताबें तो चलती हैं, प्लस 3 किताबें जो 6 में मिलती हैं, वो उन तीनों किताबों का हम उपयोग आपका 6 में भी करते हैं, 7th में करते हैं, 8th में, इस प्रकार से लगभग 16 किताबें हम उपयोग करते हैं 6, 7th, 8th में। ये 3 किताबें जो हमको क्लास 6 में मिल जाती हैं और 7th और 8th में भी उपयोग करते हैं, उसमें एक है हमारा स्काउट गाइड शिक्षा, दूसरा खेल और स्वास्थ्य, और तीसरा हमारा पर्यावरण। खेल और स्वास्थ्य का भी सिलेबस आपका पर्यावरण में भी है। और कहीं न कहीं मेरे ये कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों पुस्तकों का अध्ययन हमें करने की जरूरत है। आप जब जाएंगे प्राइमरी के पर्यावरणीय अध्ययन में, जिसमें लिखा हुआ है खेल एवं खेल भावना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। स्वास्थ्य की भी किताबें हैं, लेकिन हमें जिस पुस्तक पर सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है हमारा पर्यावरण। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये किताब कि मैं प्रत्येक टेट एग्जाम की बात करता हूं। आज की हमारा पर्यावरण जो जूनियर में संचालित है और पूर्व में संचालित पर्यावरण की किताब, इससे जब भी एग्जाम हुआ, ये मान के चलिएगा, अगर पूरे प्राइमरी का टेट और जूनियर का टेट में मिला दूं अगर सामाजिक विषय का, तो 40-40, 42-42 क्वेश्चन जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े रहते थे। ये हमारा पर्यावरण की जब हम सिलेबस की बात करेंगे, ये उच्च प्राथमिक स्तरीय क्लास 6, 7, 8, और मेरा एक सलाह होगा कि ये किताब कुछ 2 बार तो न्यूनतम पढ़िएगा, और उससे अधिक पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी किताब है। इतना आपको ज्ञानवर्धन होगा, आपको इतना लगेगा। कारण क्या है, जब हम जाएंगे प्राइमरी के सिलेबस में पर्यावरणीय अध्ययन में, तो विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण की चर्चा किया गया है। इस किताब में अगर हमारे प्रदेश में नदी, पर्वत, पठार, वन, यातायात, अगर वहां से भी प्रश्न, यानी यहाँ इतना बृहद है ये पुस्तक कि इस पुस्तक को बार बार पढ़िए। और इतना कॉन्सेप्ट है जो परिभाषा आपको स्टैंडर्ड किताबों में नहीं मिलेगी। इतनी इजी भाषा में यह परिभाषा उपलब्ध कराया है कि आप किसी की कोचिंग संस्थान के नोट्स या किसी अन्य स्टैंडर्ड किताब में उतनी आसानी से नहीं समझ सकते, जितना आप इस हमारे पर्यावरण नामक पुस्तक से आप समझ सकते हैं। आप इसको इसलिए देखने की जरूरत है। अध्यापन संबंधी मुद्दे पर्यावरण में आप जाएंगे, ये सब कुछ इसमें समाहित है। आप पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण संचालित योजनाएं, ये पूरा मैटर आपको इस किताब में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिलेगा। जब हम सामाजिक विषय की बात करेंगे, तो इस सामाजिक विषय की जब हम चर्चा करते हैं, यहाँ तक कि साइंस में भी आप जाएंगे तो इसके कई टॉपिक हैं जो आपकी इस किताब में उपस्थित हैं। वो चाहे मानव निर्मित वस्तुएं हैं, प्लास्टिक का, साबुन, मृतिका है, चाहे उष्मा और ताप से जुड़ी बातें हों, चाहे पदार्थों से जुड़ी हुई बातें हैं, ऐसे कई टॉपिक आपके विज्ञान के हैं। पौधों में पोषण, जनन, ये है आपके जीवन में श्वसन, इससे संबंधित टॉपिक है। ये तमाम ऐसे सारी ये जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतु और पौधों में, ये सभी चीजें आपको ये दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये पूरी आपको इस सिलेबस में मिलेगा। जब हम सामाजिक विषय की तरफ चलेंगे तो आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि इस किताब में ज्योग्राफी के कई टॉपिक हैं जो आपको इस हमारा पर्यावरण नामक पुस्तक में मिलेंगे।
विशेष कर मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, ये आपके आर्थिक संसाधन, ये ऐसे टॉपिक हैं कि जो आपको यहाँ पर धरातल के बदलते स्वरूप, वायुमंडल, जलमंडल, ये तमाम खनिज संसाधन, आपदा और आपदा प्रबंधन, ये आपकी इस किताब में मिलेंगे। जब पर्यावरणीय अध्ययन की बात होगी तो पर्यावरणीय प्राकृतिक साधन, उसकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, साधन संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर, ये इतने महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, आपके पूरी सिलेबस जो हम बात करेंगे आपकी इसी हमारा पर्यावरण नामक पुस्तक में आपको उपलब्ध मिलेगा। इस पुस्तक को आप जितना अच्छी तरह यूटिलाइज कर लेंगे आपको उतना आसानी होगा। यद्यपि इस पुस्तक का हो सकता है मैं कई वीडियो आपको उपलब्ध कराऊं, लेकिन आज मैं एक जनरलाइज चर्चा करना चाहता हूं कि जिससे आपको लगे कि इस पुस्तक की इंपॉर्टेंस क्या है। सर्वप्रथम जब इस पुस्तक की फ्रंट पेज पे आप आएंगे और इस पे लिखा है पहले पन्ने के दूसरे पृष्ठ पर, संविधान में वन एवं पर्यावरण, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 क राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार आपको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। हम इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट के लिए हम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जो भाग 3 में मूल अधिकार है। ये नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें ये लायबिलिटी निर्धारित की गई है कि सरकार को ये जितने नीति निर्देशक तत्व हैं उसको बेहतर करने के लिए अपने तरफ से प्रयास करे। 48 क में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का वन एवं वन जीवों रक्षा करने का प्रयास करेगा। मौलिक कर्तव्य में जब आएंगे, संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण उनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र की दया करें। आपको याद होगा किशोर सिंह कमेटी की रिपोर्ट पे ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारा पर्यावरण का उल्लेख कहाँ है। नीति निर्देशक तत्व में जब जाएंगे भाग 4 के अनुच्छेद 48 क में, और हम मौलिक कर्तव्य में जाएंगे तो 51 क में इसका उल्लेख मिलता है वन एवं पर्यावरण संबंधी। ये काफी, उसको प्रकथन अगर पढ़ लीजिएगा तो बेहतर है, लेकिन बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम इनके पाठ्यक्रम पे आएंगे, और मैंने अभी प्राथमिक के सिलेबस से और जूनियर के सिलेबस से जितना आपके टॉपिक हमने बताया है हूबहू आपके इसके पाठ्यक्रम में मिल जाएगा पृष्ठ नंबर 4 पे। पर्यावरण को जानें, उसका तात्पर्य क्या है, आवश्यकता, महत्व, प्राकृतिक, सामाजिक, पर्यावरण, जंतुओं, वनस्पतियों को पारस्परिक निर्भरता, मानव विकास एवं पर्यावरण। हम हेडिंग पढ़ दे रहे हैं, चूंकि आगे मैं व्याख्या पे आऊंगा तो उस पर चर्चा करूंगा। प्राकृतिक संसाधन और उसकी उपयोगिता, अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम जल, वायु, मृदा की चर्चा करेंगे, वन एवं वन्य जीव, मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरण संतुलन, जिसके तहत हम पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम का, खाद्य श्रृंखला का चर्चा करेंगे, और जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, संसाधनों का उपयोग, पर्यावरण प्रदूषण, आपदाएं और पर्यावरण की संदर्भ। आज के मीडिया में था, कल न्यूज एक आई कि पर्यावरण का अध्ययन जो है प्राथमिक स्तर पे होगा और उसकी भी परीक्षा होगी। तो इसको कहीं न कहीं व्यापकता है, इसको एक समझने की कोशिश करिएगा। एक समय प्राथमिक विद्यालय में परख की किताब चलती थी, जो विज्ञान, हमारा परिवेश चलता था, सामाजिक विषय, उसके पूर्व भी जाएंगे तो अलग अलग किताबें चलती थी। लेकिन पर्यावरण का दायरा इतना बढ़ता गया, आपके टेट परीक्षा में भी जब पर्यावरण बना तो उसको समझने का बहुत ध्यान से कोशिश करिएगा। आपको एक बिंदु बताना चाहूंगा कि पर्यावरणीय अध्ययन जब टेट आया 2011 आरटी एक्ट में, तो उसी समय हो गया क्या, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण। और जैसे जैसे एनईपी आई तो हमारे यहाँ प्राथमिक में परख और हमारा परिवेश को, यानी जितने सामाजिक विषय की किताब को मिलाकर एक कर दिया गया। अब उसका आपका सिंगल किताबें आ गई हैं, जो कभी न कहीं प्राथमिक में आपको कक्षा 3, 4, 5 में
हमारा अद्भुत संसार कक्षा 3 में। कक्षा 4 में हम जब बात करेंगे तो अद्भुत संसार है आज के नाम पे, और 5 में जब हम बात करेंगे तो हम प्रकृति नामक ये पुस्तक का हम लोग उपयोग आज के डेट में कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण विषय से ही जुड़ा हुआ है। इस चीज को हमें आपको समझने की जरूरत है। तो ये आप समझिए कि यद्यपि ये पुस्तक 3 वर्ष चलती, क्लास 6, 7, 8 में। क्लास 6 में क्या हमको पढ़ाना है, 7 में, 8 में, लेकिन हमें जो है इसको जितना तेजी से हो जाना है उसको आप चर्चा करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, जब जूनियर का हम पेपर देने जाते हैं तो अधिगम के बारे में चर्चा करता है, और विशेषकर हमारा पर्यावरण में अधिगम की बात करें, हमारे दिमाग में आना चाहिए। जब मैं सारंगी की चर्चा कर रहा था तो जब 6 वर्ष का बच्चा जाएगा विद्यालय पे तो उसकी क्या लक्ष्य होंगे, वो क्या जानता होगा, उस बिंदु पर मैंने चर्चा किया था। आज वो बच्चा क्लास 5 पास करके 6 में जाएगा तो उसको क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकर। अब जो 5th का बच्चा होगा, 6 में जाएगा, तो ये आप समझ सकते हो कि वो किस उम्र का बच्चा होगा, मनोविज्ञान की दृष्टि से किस अवस्था का बच्चा होगा, इसको आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। कहीं न कहीं वो बाल्यावस्था का एक बच्चा रहता है, और इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा। जब अधिगम के परिणाम लाउट आउटकम में हम जाएंगे तो ये हमने जितनी सिलेबस की चर्चा किया है उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। क्या वो बच्चा जान सकता है, क्या वो बच्चा बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में अंतर कर सकता है कि नहीं, क्या वो जैविक अजैविक कचरे को अलग पहचान कर सकता है कि नहीं, क्या वो प्राकृतिक संसाधन को बचाने का प्रयास कर सकता है कि नहीं। अभी 5 जून को एक वृक्ष माँ के नाम, जिसके तहत विद्यालयों में वृक्षारोपण हुआ, क्या वो बच्चा इन चीजों से समझ सकता है कि नहीं। जंतु और वनस्पतियों में क्या पारस्परिक आधार है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन से लेके और बढ़ते हुए प्रदूषण से लेके जल संचयन के लिए मिट्टी पे रहने वाले, समुद्र में रहने वाले उन जीवों के बारे में, उस सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण क्या है उसके बारे में हम इससे तमाम बिंदुओं पर उस बच्चे से हम चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि, जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वन्य अभ्यारण्य, आपके राष्ट्रीय उद्यान, पर्यावरण संतुलन को कैसे बनाए रखना है, कैसे पारिस्थितिकी में सजीव और निर्जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, जैविक और अजैविक कैसे निर्भर हैं, जुड़े हैं, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, इको फ्रेंडली क्या है, सतत विकास की हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, पॉल्यूशन क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसके अधिनियम क्या है, हमारे पर्यावरण से संबंधित कितने दिवस हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में कितने विद्वानों ने चर्चित हस्तियां हैं, चाहे वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा से लेकर अन्य जो विद्वान थे, इन सभी बिंदुओं पर पर्यावरण दिवस क्या है, ये सभी बिंदुओं पर इस किताब में हमें आपको आसानी से समझने और पढ़ने का मौका मिलेगा। ये हमें आपको समझने की जरूरत है। कुछ टॉपिक इसके हैं जो सिलेबस में नहीं है, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए। जैसे कैसे 1972 का स्टॉकहोम अधिवेशन, 1992 का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन 1997 का, 2002 का जोहान्सबर्ग, इन बिंदुओं पर हम अलग से एक बार चर्चा आपसे कर लेंगे। लेकिन हम आते हैं सीधे आपके इस पुस्तक पे। पहला पार्ट जो है पर्यावरण। अब इस पर्यावरण के मतलब है परिधन आवरण। आवरण माने घेरा, हमारे आसपास के जितना घेरा होगा, और परि माने आपको इसको समझने के पड़ना है चारों ओर, परि माने चारों ओर। अब यहाँ आवरण में परि शब्द जुड़ा है, वो उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ है, वो हिंदी का भी एक प्रकार से आपका पक्ष है, इंपॉर्टेंट भी है। और हमारे आसपास का जितनी भी वस्तुएं हो जाएंगी वो पर्यावरण में होंगी। अगर वास्तव में देखा जाए पृथ्वी पर, तो पर्यावरण के कारण ही हमारा अस्तित्व है। आज हम बात कर ले कि हमारी मूलभूत 3 आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, कपड़ा और मकान, और तीनों के लिए हमें ये इंपॉर्टेंस है कि इसको हम बेहतर तरीके से करें। अब इन तीनों पर अगर हम फोकस करते हैं तो 2 चीजें निकल के आती हैं, एक हमारा प्राकृतिक पर्यावरण और एक है सामाजिक पर्यावरण, जो मानवीय पर्यावरण। अब यहाँ एक प्रकार से हम देखने का प्रयास करें तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो प्रकृति प्रदत्त है, और जो मानवीय या सामाजिक पर्यावरण है वो हमारे द्वारा क्रिएट किया जाता है। अगर प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर लें तो 2 पार्ट होंगे उसके,
एक जैविक और दूसरा अजैविक। अब जैविक की जब हम बात करेंगे तो पहला जो आपका होगा कौन, जीव जंतु। अब उस जीव जंतु में सभी आ गए, ठीक। दूसरा आपका वनस्पतियां, पेड़ पौधे। और अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं जो दोनों को कहीं ना कहीं स्वरूप बदलने में कार्य करते हैं, वह भी आपके इसमें कहाँ आ गए, जैविक पर्यावरण में। अब अजैविक पर्यावरण की हम बात कर लेंगे तो इसमें आप समझने की कोशिश करिए कि हमारा ये पूरी तरह से स्थल मंडल, पृथ्वी, समुद्र सहित यानी पूरा जलमंडल और पृथ्वी से धरातल से लेकर ऊपर का वायुमंडल, ये तीनों मिला के आपके अजैविक पर्यावरण। जैविक का मतलब कहीं ना कहीं उसमें जीव से है, क्रियाशीलता से है। अजैविक में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये चीजें हमको समझने की कोशिश करेंगे। स्थल मंडल पे आप पृथ्वी पर जितने पड़े पर्वत, पठार, मिट्टी, ये मृदा, ये जितने आ जाएंगे स्थल मंडल में आ जाएंगे। जल मंडल की हम चर्चा करेंगे तो आपके नदी से लेकर, झील से लेकर, समुद्र से लेंगे, हम आगे फिर चर्चा करेंगे किसकी कितनी भागीदारी। तो ये चीजें हमें वायुमंडल की हम बात करेंगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, इनकी कितनी किस्में, किस तरह का योगदान है। तो ये चीजें हमारे लिए आपका इम्पॉर्टेंट है और ये हमें आपको समझने की जरूरत है। जब हम मानवीय पर्यावरण पर बात करते हैं तो आप ये समझने का प्रयास करिएगा कि एक सांस्कृतिक पर्यावरण हो गया। आप असम में जाएंगे वहां का कल्चर अलग है, बंगाल में जाएंगे वहां का कल्चर अलग है। अपने प्रदेश के ही हम चर्चा करें तो ब्रजमंडल का अलग है, पूर्वांचल का अलग है, बुंदेलखंड का अलग है। खान पान से लेकर भाषा में ये जो विविधता है वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पर्यावरण है। और भौतिक पर्यावरण की हम बात कर लें आपको तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो स्थानीय चीजें हैं वो भौतिक के रूप में है। आज हम जैसे बुंदेलखंड में जाएंगे, वहां की परिस्थितियां, जो धरातल है, जो पठारी क्षेत्र, उसके कारण वहां का पर्यावरण पर अलग से प्रभाव है। हमारे यहाँ जो है एक कृषि प्रधानता है पूर्वांचल में, तो उसकी अलग से प्रधानता है। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें आपको समझने की जरूरत है। ये चीजें हमें बहुत ध्यान से समझना है और सभी चीजें एक दूसरे से निर्भर हैं, जुड़े हुए हैं, इसको भी हमें आपको जानना है। इसका दूसरा टॉपिक जब हम आते हैं तो प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं। तो पहला चीज हमने समझने की कोशिश करिए कि संसाधन। अब यहां पे भी साधन शब्द में सन जुड़ा हुआ है, यहां पर भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्राकृतिक संसाधन की जब हम बात करते हैं तो वो वस्तु जो हमारी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी भी आवश्यकताओं का हम उपयोग करते हैं उनको हम संसाधन कहते हैं। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज हमें रहने के लिए ये पृथ्वी है, जल पीने के लिए जल की आवश्यकता है, रहने के लिए मकान की आवश्यकता है, या ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। और ये जितने हमने इसका बात किया है जो हमें प्रकृति से मिले वो प्राकृतिक संसाधन है और जिसको मनुष्य बनाने में कोई योगदान नहीं करता है और ये प्रकृति से हमें निःशुल्क प्राप्त होती है। प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात कर लें तो इसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, जैविक, अजैविक। जैविक में आपका आ जाएगा क्या, जंतु और वनस्पति। अजैविक में हम जब आएंगे तो इसको जरा आप समझाने का हम प्रयास करेंगे, जरा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अजैविक में जब हम आएंगे तो वहां पर हमने स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल की चर्चा किया था। यहां दो तरीके का नया कॉन्सेप्ट आ गया, नवीकरणीय और नव्यकरणीय। नवीकरणीय आपका वो हो गया, हम उसका उपयोग तो करेंगे, इसका उपयोग ऊर्जा में भी आएगा, आगे हम फिर एक बार कभी चर्चा करेंगे। जिसका हम उपयोग करते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, नष्ट नहीं होगा। हम वायु ऊर्जा का उपयोग करेंगे, नष्ट नहीं होगा। हम पवन ऊर्जा क्या नाम है, मिट्टी का उपयोग कर लें या वायु का, जल का, इनका उपयोग कर रहे हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। इनसे जुड़ी हुई क्या होंगी, नवीकरणीय होंगे। अनवीकरणीय में बात करें, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं और वो समाप्त हो जाएगा। खनिज, जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन वही अवसादी चट्टान में जमा होगा, इनसे पेट्रोलियम और कोयला जब मिलता है तो हम एक समय उपयोग करने के बाद क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार इस समय सोलर एनर्जी से लेके पवन एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रही है कि इनका हम प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कर सकें। और आप समझते हैं कि पूरे ऊर्जा का धरातल पर जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, और इसको ये माना जाता है कि ये इसी से हमें ऊष्मा मिलती है, और प्राकृतिक संसाधन का सबसे बड़ा भी स्रोत जो है सूर्य है। क्योंकि एक तो हमें इनसे क्या क्या मिलता है इसके बारे में बड़ा अच्छा बताया है इस किताब में, कि ये जल चक्र को बनाए रखने में, यानी आप समझिए कि इस समय वाष्पीकरण हो रहा है, सूर्य के कारण गर्मी अधिक है, विंटर वेकेशन की तुलना में अधिक हो रहा है, जो ऊपर जाके क्या बना रहा है, बादल बना रहा है, जिससे वर्षा की संभावना क्रिएट होती है। तो हमें वायुमंडल में वायु प्रभाव को बनाया हुआ है, जलवायु को नियंत्रित करता है, पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा देता है, घर में नमी और सीलन को दूर करना, कपड़ा सुखाना, हमारे शरीर में विटामिन डी उपलब्ध कराता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अब ये आपसे कभी कभी दे सकता है कि सूर्य की उपयोगिता 3 पॉइंट उपयोग कर दे, एक नकारात्मक बिंदु दे। अगर आप जितना अच्छा अध्ययन किए रहेंगे उतना आपको आसानी रहेगा। वायु की भी हम बात कर लेंगे, जल की काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे शरीर की ही हम बात कर लेंगे, 70% भाग क्या है, जल है। जल ही शरीर के रक्त को क्या बनाता है, तरल बनाता है। और रक्त का प्रवाह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, और जितनी शरीर के अवशिष्ट हैं, पसीना है या जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, वो जल के माध्यम से सहायता से निकलने में आसानी होती है। ये काफी हमारे लिए है। अब भूमि की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे वृक्षों के जीवन को क्या देते हैं, आधार देते हैं, खनिज के भंडार हैं। और प्रत्येक पाठ के अंत में प्रश्न पत्र दिया है, मिलान दिया, उन क्वेश्चन को भी हल करिएगा, बड़ा रुचि आएगा आपको कि क्या इसको है। इसके बाद आते हैं खड़ा, बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है, हमारे सिलेबस में भी है, वो है आपका ठोस अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि अब इस हम दैनिक जीवन में जब रहते हैं, जितने भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, कहीं न कहीं उसके अनयूज्ड वस्तुओं को हम बाहर करते हैं, और क्रियाकलाप से जितना अनुपयोगी पदार्थ बाहर निकालते हैं, वो सब क्या हो जाएगा, आपका अपशिष्ट पदार्थ। क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ। यानी जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम उन्हें फेंक देते हैं, और साधारण भाषा में इन्हीं को कचरा कहते हैं। अब इनके 3 स्वरूप हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस अपशिष्ट की बात करें तो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो हो सकते हैं कि ठोस के रूप में निकलते हैं, लेकिन वो सड़ गल के मूल पदार्थों में मिल जाते हैं मिट्टी में। जैसे हमारा भोज्य पदार्थ बचा हो, हमारी फल और सब्जियों के छिलके हों, खराब भोजन है, मनुष्य जंतुओं का मल है, और इस तरह के कचरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैविक कचरा कहते हैं। जैविक में 2 आते हैं, जीव जंतु और वनस्पतियां, उनसे उत्पन्न हुए कचरे को ही हम जैविक कचरा कहते हैं। और वो कचरे जो है स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे वनस्पतियों से पौधे, पत्तियां गिरी या कोई अवशिष्ट, वो क्या हो गया, सड़ के हो जाएगा। लेकिन वो जो स्वयं नष्ट नहीं होते, और पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने रहते हैं, और पूरे पर्यावरण की सर्किल को प्रभावित करते हैं। उनको हम लोग जनरली आपका रासायनिक कचरा के रूप में जानते हैं, पॉलीथीन के रूप में जानते हैं, प्लास्टिक जानते हैं, और धातु के टुकड़े, विशेषकर इंडस्ट्रियल एरिया से बहुत ज्यादा निकलते हैं, मेडिकल से भी बहुत ज्यादा ये निकलते हैं। अब इनको 2 रूप में बांटा गया है। आप देखते होंगे कि जो गली में कूड़ा लेने वाला भी आता है, वो भी 2 तरह का, एक हरा डिब्बा और एक ब्लू डिब्बा। हरा में आपका एक प्रकार से जान लीजिए कि जैविक, जो सड़ गल जाए या गीले हैं, और नीले वाले डिब्बे में आपका सूखे या जो नष्ट न होने वाले हैं, उन कचड़े को रखने का कॉन्सेप्ट है। ये भी क्वेश्चन आपसे क्वेरी एक बार कहीं आया भी है, और आपसे आ सकता है। तो हमने ठोस कचरे की चर्चा आपसे किया। इसके बाद आपका द्रव के कचरे हैं,
तमाम अब नालों से लेकर ये तमाम हैं, ये चीजें निकलती हैं। गैसीय शिफ्ट, आप कहीं जाएंगे स्मेल, दुर्गंध आने लगे, फैक्ट्री का स्मेल और दुर्गंध है, उनसे निकलने वाले चिमनियों से धुआं या चिमनियों से निकलने वाले धुएं हैं, ये आपके कैसे आ जाएंगे? या पब्लिक प्लेस पे सिगरेट, बीड़ी, ये सब क्या आपके हो जाएंगे? गैसीय अपशिष्ट में आते हैं। तो ये हमें आपको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा कि ईरान अमेरिका जब युद्ध चल रहा था तो मतलब कोई ऐसा कचरा नहीं कि जो ना समुद्र में गया युद्ध के समय। तो अब इससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से पृथ्वी का प्रभावित होना है। और इसमें आज के डेट में विशेषकर जब हम इलेक्ट्रॉनिक युग में है, आज एक नया कचरा हो गया है, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। अब जितने मोबाइल खराब हो रहा है या जितने भी फोन, सीडी, कंप्यूटर या जितने भी हैं, ये सब किसके रूप में जाने जाते हैं? ई कचरा के रूप में। बड़े बड़े स्लाटर हैं, उनसे आपको तमाम चीजें निकलती हैं। तो वाहन के हैं, चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ हैं जो बिल्कुल नष्ट ही नहीं होते हैं, पट्टी, बैंडेज, ये सब चीजें हानिकारक हैं। तो कहीं न कहीं ये हमें आपको समझना है कि इनमें ये हमने चर्चा किया कि अपशिष्ट कितने प्रकार के, ये कचरा से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, आए भी हैं, और आपसे अलग से टॉपिक, इसलिए मैं इस पर बृहद से चर्चा आपसे कर रहा हूं। 3 दिसंबर 1984 को भारत के भोपाल शहर में मिग, पहले तो इसका नाम जानिए मिग, और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। और यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी, उसी से यह रिसाव हुआ, और जिसे आज भी हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। तो कब हुआ? 3 दिसंबर 1984 को। कौन सी गैस लीक हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट। और जो घातक रसायन निकले वो मिट्टी और जल को लेकर, और आज भी उनके पीढ़ियों पर देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा आपका अपशिष्ट का ये संग्रह है जिसका प्रभाव में मिला। ऐसे ही हम जनरली कृषि में या खेतों में हम लोग कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, और उसमें विशेषकर डीडीटी। ये उन्नत तो होता है, लेकिन ये साथ साथ मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए बड़ा हानिकारक होता है और लंबे समय में नष्ट हो जाता है। ये बड़ा एक है अवशिष्ट पदार्थ। एक और अवशिष्ट पदार्थ जो अब बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है इस समय, एस्बेस्टास। ये रेशेदार सिलिकेट रसायन है, और इसकी चादरों का प्रयोग दरवाजों में किया जा रहा है। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये शरीर के अंदर पहुंच के फेफड़े को प्रभावित करता है। इसको प्रभावित करता है, और इसके नाम से एस्बेस्टासिस नामक बीमारी होता है। इसके बाद पारा एक भारी धातु है, और ऐसी एक धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, समान तापमान में तरल अवस्था में होगा, आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन वातावरण में जब घुल जाता है तो लंबे समय तक क्या रहता है? बना रहता है। और इससे भी एक बार क्वेश्चन आ जा सकता है। 1950 में काफी इंपॉर्टेंट है, जापान की एक रासायनिक फैक्ट्री सिस्को ने मिनीमाटा की खाड़ी में, कहां पे? मिनीमाटा की खाड़ी में, आप किताब देखिएगा, उस किताब में पारे का अवशिष्ट के रूप में फेंक दिया, जिससे उस मिनीमाटा खाड़ी के जितने मछली से लेकर जितने जीव जंतु थे प्रभावित हुए। उनके खाने से वो तमाम मनुष्य और जीव जंतु भी, और उनसे प्रभावित होने वाले रोग को ही मिनीमाटा रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपशिष्ट का निस्तारण कैसे करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो बस वाले सार्वजनिक संचालित होते हैं उस पर 4 आर बने होते हैं, R1, R2, R3, R4। आज मैं इन चारों R1, R2, R3, R4 के बारे में चर्चा हम आपसे करेंगे। आजकल हमारी जो संस्कृति है बहुत तेजी से बदल रही है। हम यूज ऑन थ्रो के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जिसके कारण अपशिष्ट पदार्थ जो है प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है।
और जब स्वाभाविक है कि जब कचरे का प्रबंधन नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य और प्रबंधन स्वच्छता भी क्या होगा, प्रभावित होगा। और पूरी रूप से एक चक्रीय रूप में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कोई एक अगर डिस्टर्ब होता है तो दूसरा भी डिस्टर्ब होता है। इस सरकार ने लाया 4R या की चर्चा की जाए जिससे हम कचरे का निस्तारण कर सके। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है आपका R1। R1 में मतलब ये है कि रिफ्यूज करना, यानी हम इनके उपयोग करने से ही मना कर दे, पॉलिथीन का उपयोग न करें हम। तो ये आपका R1 हो गया। ऐसे बहुत से पदार्थ हैं कि जिनको हम उपयोग करने से ही क्या कर दें, मना कर दें। ये चीजें हमें आपको समझना। इसी तरह रिड्यूस, सिंगल यूज पॉलिथीन में जैसे रिड्यूस में क्या है, कम करना। जैसे हम किसी को आवश्यकता है उस वस्तु का कम से कम उपयोग करें जिससे अवशिष्ट पदार्थ कम। तो पहला रिफ्यूज, R2 आपका रिड्यूस, और तीसरा आपका R3 रीयूज, यानी एक बार उपयोग किया और बार बार। जैसे मान लीजिए कि हमने अगर ये बोर्ड लाया होंगे तो बोर्ड के साथ स्वाभाविक है कि कागज लगा था, उसकी कवरिंग बनी थी, उस कागज को हम पुनः उपयोग कर लें तो यही हमारा कहलाता है क्या, दोबारा इस्तेमाल कर लें तो यही हमारा कहलाता है आपका क्या, रीयूज। और चौथा है रिसाइकल, यानी जो अवशिष्ट पदार्थ है पुनः उनको निर्माण करके उपयोग करके पुनः नया बना। जैसे प्लास्टिक में इसका कॉन्सेप्ट का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये चीजें हैं, बेकार और सब्जियों को पुनः उपयोग में लाना, तो ये चीज बनाने। तो ये सरकार का प्रयास है कि जो 4R आपके डेवलप होंगे, 4R, उनको अवशिष्ट को मात्रा को कम करना है, उनके आवश्यकता के अनुरूप उपयोगी बनाना है, और यही बनाने की प्रक्रिया अपशिष्ट निस्तारण कहलाती है। ये निस्तारण कहलाती है, ठीक है। तो R1 रीयूज, R2 आपका रिड्यूस कम करना, R3 रीयूज R1 रिफ्यूज मना करना, R2 रिड्यूस, R3 रीयूज, और R4 रिसाइकिल पुनर्चक्रण, ठीक है। अब ये निस्तारण की बात किया गया। अब ये निस्तारण हम कैसे करेंगे इस पर भी हम जरा चर्चा कर लें, क्योंकि ये पूरे आपके सिलेबस में है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो ये है कि हम जलाकर इसको नष्ट कर दें, लेकिन इसको जलाएं तो विशेषकर अस्पतालों से जो संक्रामक पदार्थ निकलते हैं उसको जलाने के लिए क्या जाता है कि उच्च ताप की भट्टियों में इनको जलाया जाए और खुले स्थान पे इनको न जलाया जाए। क्यों? और यद्यपि इनसे धुआं से भी नुकसान होगा, उसका भी कहीं नहीं, जलाने के बावजूद भी कुछ तो पोल्यूशन निकलेगा ही। दूसरे की भूमि संरक्षण, पहले कॉन्सेप्ट ये था कि बंजर और इस तरह की भूमि होती थी। आज भी शहरों में देखते होंगे कि दूर या बंजर, यहाँ पहले कूड़े को ले जाके जमा किया जाता है, गड्ढे थे उनको पाटा जाता था, तो ये भूमि क्षरण के रूप में होता है। तीसरा ये है कंपोस्टिंग के रूप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपोस्ट खाद का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया। जैसे आजकल हम गांव में जो लोग बागवानी कर रहे हैं या शहर में मकानों पे बागवानी कर रहे हैं, वो छिलकों को इकट्ठा करते हैं, फिर एक गमले में रखते हैं, उसको सड़ाते हैं और उसको कहीं न कहीं खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि सूखी पट्टियां हो गई, इस तरह के हैं, जैविक खाद के रूप में करते हैं। और ये कहीं न कहीं आप समझने की कोशिश करिएगा, विशेषकर अब धान और गेहूं के बाद फसल को हम जलाते हैं वो बहुत गलत है। एक तो जीव जंतु भी मरते हैं, और दूसरा कि हमने उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कई जैविक खाद इसमें मिलाए थे, रासायनिक खाद दिए थे, और जब हम जलाते हैं तो पूरा वो अवशिष्ट के रूप में हो जाता है। तो कभी अवशिष्ट जो फसलों के अवशिष्ट जला के नहीं, बल्कि उसको जुताई करके या इस तरह का कार्य करें कि जिससे वो उसी में नष्ट हो जाएगा, तो पूरी तरह से कंपोस्ट और जैविक का खाद का कार्य करते हैं। तो ये चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जनरली आप जानते होंगे पब्लिक प्लेस पे तो दो तरह के अब रखे जा रहे हैं, एक ग्रीन कलर का तो इसमें आपका गीला कचरा, दूसरा ब्लू कलर का जिसमें आपका सूखा कचरा। यानी आप ये समझने की कोशिश करिएगा, जैविक कचरा
जैविक कचरा जो होगा वो ग्रीन वाले डिब्बे में होगा, अजैविक कचरा जो होगा वो यानी न गलने वाला या सूखा कचरा उसे ब्लू वाला नीला डिब्बा में होगा। तो ये हमें आपको समझने की कोशिश करिए, ना होगा जानना होगा। और दूसरा ये जो द्रवों के अशिष्ट है, जैसे नालों का आ रहे हैं, उन नालों को पानी नदियों में मिलते हैं। अब उसको पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े बड़े शहरों में उनके लिए सीवेज सिस्टम में गंदे पानी को बेहतर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शब्द आता है एसटीपी। क्या है एसटीपी, जान लीजिए। एसटीपी की बात कर लें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और इसमें गंदे जल को उपचारित किया जाता है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। गांव में भी सोकता बोलते हैं, उसको सोकपिट बोलते हैं, उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इन जलों को उपयोग कर सकते हैं। ये शहर में ये सीवेज एसटीपी लगाए गए हैं और प्रत्येक महानगर में ये है, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमें तमाम चीजें हैं और कैसे हमको इस पर कार्य करना है, इस पे बारे में चर्चा ने आपसे इस पर किया, अपशिष्ट पदार्थ पे। ठीक है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वीडियो हमको लगता है 3 भाग में बनाएंगे तो पूरा पर्यावरण कवर होगा। अगला एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इस पर हम आज चर्चा आपसे कर ले रहे हैं। जल की हम बात कर लेते हैं। जल की जहां तक बात कर लें तो एक महत्वपूर्ण संसाधन है और ये 3 रूपों में मिलता है। एक तो ठोस जब करेंगे तो बर्फ के रूप में, जो पहाड़ों पे ऊंची ऊंची चोटियों पे। दूसरा द्रव के रूप में, नदी, तालाब, झरना, समुद्र। और तीसरा गैस या जलवाष्प के रूप में। सभी ग्रहों में देखेंगे तो एक पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसका मेन कारण आपका जल है। और जितना 100% जल का 97% जल जो है वो समुद्री जल है। कितना प्रतिशत? 97%। और वो खारे पानी के रूप में मिलेगा, लवणता की मात्रा अधिक होगी, तो उसका तो उपयोग हम कर नहीं पाएंगे। अब बच गए 3% जल, जो कहीं ना कहीं मीठे जल के रूप में है, जिसको मानव जीवन के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसमें भी 3% में आपकी किताब में भी मिलेगा 2.4%, वो कहीं न कहीं हिमनद के रूप में, ध्रुवी बर्फ के रूप में उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे क्या है, वो जमा है। तो उसका भी हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य को वास्तव में 0.6%, कितना 0.6% ही जल जो है उपयोग के लिए है, जो कहीं ना कहीं झील, नदी, तालाब ऐसे जगह पे ये पाए जाते हैं, या झरना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये मीठा जल होता है, ये ताजा जल होता है, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें आपको जानने की जरूरत है। और एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि झील में खारे पानी के भी झील होंगे तो उनका तो हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीठे पानी के झील का उपयोग हम करेंगे। भूमिगत जल में भी जब हम बात करेंगे तो आप देखते होंगे, एक तो हम भूमिगत जल का कितना दोहन कर रहे हैं, जो पहले 50 फीट पर मिलता तो 100 फीट इसके नीचे जा रहा था। अब उसको भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए, संरक्षण करने के लिए सरकार ने इसको, एक शब्द आता है रिचार्ज या पुनर्भरण। पुनर्भरण ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और उसके द्वारा वर्षा के समय बड़े बड़े बांध बना के या इस तरह का कार्य हम करते हैं, जिसे हम वर्षा संचयन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और जिससे हमारे भूमिगत जल का क्या हो, रिचार्ज हो, जितना हम दोहन किए हैं वो चीजें हमारी मिल जाए। तो अगर हम जल की उपयोग कर लें अपने यहाँ, तो 70% जल हम जो है कृषि में उपयोग करते हैं। इसके बाद इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जल का उपयोग होता है, और विशेषकर ताप विद्युत संयंत्र में डीटीओ भारी जल, उसका भी हम उपयोग करते हैं। नाभिकीय में ये शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में हम प्रयोग करते हैं?
शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। और इससे काफी जुड़े हुए प्रश्न भी हैं, उनको भी आप देखेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा कि हम 3% ही 97% खारे का जल, 3% आपका जो हो आपका हो गया क्या है, आपका मीठा जल या शुद्ध। अब इसमें भी हमने ये आपको बताया था कि 77% आपके ग्लेशियर में हो जाएंगे। आपके 1% जल ही है जो झीलों, नदियों, झरने में भी है। इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन 3% का किया गया है, जिसमें भूजल में जो 11% ऐसे जल हैं, ये आपको पेज नंबर 28 पे मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्किल बनी हुई है, जिसमें 77% ग्लेशियर जल हैं, 11% जल ऐसे हैं जो 800 मीटर की गहराई के ऊपर मिल जाएंगे, और 11% जल है जो 800 मीटर की गहराई के नीचे मिलेंगे, और 1% जल ही नदी और झरने में। तो ये शुद्ध जल का भी हमारे द्वारा यहाँ इस ग्राफ में बंटवारा किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी हमें देखने की जरूरत है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जो मीठा जल का संचरण है उसको है, उसी को जो मीठे जल है उसको प्राकृतिक पुनर्भरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक पुनर्भरण करते हैं। और विशेषकर हम तालाबों में बंधे को वर्षा जल संचयन पर आपसे हमने चर्चा कर ही लिया है। और एक चीज और समझने की कोशिश करिए, आजकल हम लोग बड़े बड़े वर्षा के जल को संचित करने का कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कृत्रिम भूजल, एक तो प्रकृति के नेचर के तहत हो रहा है, एक हम खुद प्रयास करके कर रहे हैं, तो आपका कृत्रिम भूजल पुनर्भरण किया जाएगा। ये काफी किया जा रहा है, तो ये काफी इसमें बड़े बड़े हाट बनाए जा रहे हैं। ये गड्ढा बनाए जो 1 से 2 मीटर चौड़ा और 2 से 3 मीटर गहरा। तो लंबाई चौड़ाई भी जानने की जरूरत है। क्वेश्चन क्योंकि टेट परीक्षा का है, कब कहां से क्वेश्चन आ जा उसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो हमें आपको इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशेषकर कम वाले वर्षा पे कंटूर विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो जहां इस वर्षा का जल समान ऊंचाई वाले ढलान पर चारों तरफ से क्या करते हैं, बांध बना के रोक लेते हैं। ये हमारे लिए तमाम तरह के ताल पोखरे या चेक डैम गांव में हैं, जिनको हम पुनः करते हैं। और कभी कभी बहुत बड़ा नाला होता है, तो उसको हम बड़े बड़े बोल्डर इसमें लगा देते हैं, और जब बोल्डर लगा देते हैं, लोहे का फिर जाल से बांध देते हैं, वो वर्षा जल को करते हैं, वहां मलबा आके जमा हो जाता है, और पूरे तरफ से जल का वो जो बरसात का जो व्यर्थ जल होता है उसको रोकता है। उसको गैम्बियन बांध द्वारा वर्षा जल संचयन बोलते हैं। कि हम सब गैम्बियन बांध द्वारा वर्षा जल संचयन बोलते हैं, ठीक है। और सरकार ने ये कहा कि भाई फिर हम उसको प्रयास करें, तो सरकार की ये पॉलिसी है कि विशेषकर शहर में कि 200 वर्ग मीटर वाले भूखंड में, कितने 200 वर्ग मीटर वाले भूखंड में एक वर्षा जल संचयन होना चाहिए। और पेयजल वालों कुओं से 200 मीटर की दूरी के अंदर सिंचाई के कुओं और नलकूप के कुओं का निर्माण पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है 2 बिंदु। पहला ये है सरकारी प्रयास में कि शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर वाले भूखंड में कम से कम एक वर्षा जल संचयन हो। अगर पेयजल वाला कुआं यहां लगा है तो उसके 200 मीटर के रेंज में नलकूप या सिंचाई के कुओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक रेड ब्रैकेट बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनुष्य भोजन किए बिना कई सप्ताह जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना वो मात्र 6 दिन तक ही जीवित रहेगा। कहीं नहीं मिलेगा, ये आपकी बेसिक की किताब में मिलेगी। और दूसरा बिंदु तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के भार का 70% भाग जल है, इसमें 1% की कमी हो जा तो प्यास महसूस होने लगता है। यदि 5% की कमी हो जाता तो त्वचा सिकुड़ने लगती है। यानी 1% की कमी होती है शरीर में जल की तो हमें प्यास का महसूस होगा। 5% की कमी हो जाए तो त्वचा क्या होती है, सिकुड़ने लगता है, मुंह और जबान सूखने लगता है। और 15% की कमी हो जाए तो हमें आपको बोतल चढ़वाना पड़ता है।
जिसे हम निर्जलीकरण कहते हैं, या जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और दिया है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भारत की जल नीति कब बनी? 1987 में। हम इकट्ठे इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन यहाँ मिल रहा है तो दे। और पुनः 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। तो भारत की पहली जल नीति 1987 में, और ठीक 15 वर्ष बाद इसकी नई राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है। इसमें क्या है कि जल को दुर्लभ और बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नई राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा हुई, इसमें कहा गया कि जल क्या है? दुर्लभ है और बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है। तो ये हमें आपको इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखने की जरूरत है कि पुनर्भरण शब्द क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलभृत शब्द क्या है? यानी जल से भरा हुआ। ये हिंदी के लिए भी उपयुक्त है। आपको इस तरह के भी शब्द आपको मिलेंगे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम आज यहीं विराम देते हैं। आगे हम भाग 2 नेक्स्ट हमारा पर्यावरण का ये प्रथम भाग होगा, और भाग 2 में हम पुनः इस पर बृहद आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।